हेलो गाइज, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइज अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट लेसन था सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, उसका टॉपिक अपने पहले वीडियो में क्लियर किया था। एग्रोनॉमी के इम्पोर्टेंस और स्कोप के बारे में अपने देख लिया था। सेकंड वीडियो में हमने बात की थी सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता के बारे में हमने बात की थी। कुछ पॉइंट रह गए थे, वो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो सॉइल प्रोडक्टिविटी होगा, मृदा उत्पादकता होगा, जो एग्जाम की दृष्टि से जेट ISR BHU सभी बोर्ड क्लास एंट्रेंस टेस्ट कंपटीशन एग्जाम उन सभी की दृष्टि से ये जो टॉपिक है ना गाइज, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बढ़िया। तो गाइज जो पिछला वीडियो था उसको आपने बढ़िया तरीके से देख लिया होगा, रीड कर दिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। और जो लोग नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने से पहले जो पहले वाली वीडियो है उनको जरूर देखिए। उनके जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हो। तो इस क्लास स्टार्ट करते हैं आज की और देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सॉइल फर्टिलिटी के बारे में कि मृदा उर्वरता क्या है, किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से इसको प्रभावित करने वाले कारक है। तो आज इसको प्रभावित करने वाले कारक मुख्य दो थे, एक था प्राकृतिक और एक कृत्रिम था। प्राकृतिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था नेचुरल फैक्टर। प्राकृतिक में कुछ थे जैसे पैतृक पदार्थ हुआ, जल वायु हुई, उसकी मृदा की आयु हुई, प्रोफाइल की गहराई हो गई, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ये सभी कारक किसको प्रभावित कर रहे थे? प्राकृतिक कारक को प्रभावित कर रहे थे। इसका एक कारक रह गया था कृत्रिम कारक, आर्टिफिशियल फैक्टर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आज का जो अपना मुख्य पॉइंट होगा वो होगा गाइज उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन होगा। अब उत्पादन कब प्राप्त होता है? जब मृदा कैसी होगी? उर्वर होगी, तभी तो उत्पादन हमें कैसा प्राप्त होगा? अच्छा प्राप्त होगा, बढ़िया प्राप्त होगा, उपज कैसी होगी? अच्छी प्राप्त होगी। तो देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं ताकि अपने पास बढ़िया स्पेस प्राप्त हो। अपना टॉपिक चल रहा था गाइस मृदा उर्वरता। इसमें हमने देख लिया था इसके दो कारक थे, एक था प्राकृतिक कारक था नेचुरल फैक्टर और सेकंड था गाइस कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक के बारे में हमने डिस्कस कर लिए थे, 6 से 7 पॉइंट लगभग इसमें थे। आज अपन बात करेंगे कृत्रिम कारक, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आर्टिफिशियल। इसको क्या कहते हैं गाइज? आर्टिफिशियल, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं। गाइज थोड़ी थोड़ी अपनी इंग्लिश भी साथ में कवर करेंगे ताकि हमें आगे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो आर्टिफिशियल कृत्रिम का मतलब होता है, सीधी सी बात है, या तो इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, मानव का हाथ इसमें क्या होता है, सीधी सी बात है। इसमें किसका हाथ होता है? मानव का हाथ होता है। ये नेचुरल थोड़ी है, अपने आप थोड़ी बनेंगे इसमें कारक। तो अपन देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कृत्रिम कारक है जो मृदा को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। तो वह सबसे पहले है इसमें जलाक्रांति। कौन सा है गाइस? जलाक्रांति। अपन किसकी बात करें? यहाँ पर मृदा में जो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं वो मृदा को किस रूप में प्राप्त होते हैं? और मृदा में पोषक तत्व होंगे वो पौधे को किस रूप में प्राप्त होते हैं? कौन कौन से लाभदायक है, कौन कौन से हानिकारक है, कौन कौन से ऐसे स्टेज है जिसमें पौधे को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, वो अपन देख रहे हैं गाइस। तो उसमें सबसे पहले कृत्रिम कौन सा है? जलाक्रांति। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर लॉगिंग। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस? वाटर लॉगिंग। तो सीधी सी बात है, जलाक्रांति शब्द को तोड़ दो तो जल की क्रांति। यहां पर क्या हुआ? जल की क्रांति। अब क्रांति तो आपने एग्रीकल्चर में सुना होगा, जैसे श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सभी क्या है? क्रांतियां है। इसका मतलब मनुष्य को जितनी आवश्यकता से उससे अधिक क्या होना? प्राप्त होना। अब वहां पर हमने क्या किया? बिजनेस किया। जैसे दूध है, दूध को अपन कहां पर देते हैं? यदि जो अपने को चाहिए वो तो रख लिया और जो बाकी शेष रह गए उसको कहां पर दे दिया? डेयरी उद्योग, डेयरी में दे दिया, या फिर कह सकते हैं उसको बेच दिया। तो वो क्या था? हमारा एक बिजनेस था। तो यहां पर भी क्या होगा? क्रांति का मतलब कि जल आवश्यकता से अधिक खेत में भर गया। मान लीजिए ये कोई खेत है, ठीक है, इसमें हमने क्या लगाई? कोई फसल लगा दी। क्या लगा दी गाइस? फसल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर धान लगा दिया, तो धान में क्या चाहिए? पानी चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन अब क्या होगा? इसमें यदि आवश्यकता से अधिक पानी भर गया, जल क्रांति, अधिक पानी का भर जाना। मान लीजिए यहाँ पर बाजरा, मान लीजिए आप, तो बाजरे को पानी की आवश्यकता क्या होती है? बिल्कुल कम होती है। ये सूखे में भी अपना जीवन चक्र सुचारू रूप से चला सकता है।
तो यदि खेत में आवश्यकता से अधिक जल भर जाए तो वही चीज क्या है गाइस, जल क्रांति। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इससे हमें जो हानि होगी वो देखिए। अब आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु होती है, चीज होती है, लिमिट अपन किसी भी चीज की क्रॉस करते हैं ना गाइस, तो हमें बहुत ज्यादा हानि होती है, ये सभी को पता है। तो यहां पर जल ने क्या कर दिया, लिमिट क्रॉस कर दी, अपनी क्या कर दी, लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो हानि क्या होगी। अब मृदा में क्या उपस्थित होते हैं, सभी को पता है, रंध्र, पोर उपस्थित होते हैं। अब रंध्र क्या होते हैं गाइस, मिट्टी के कण है, मिट्टी के ये क्या है, कण है। ठीक है, अब मिट्टी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है ये वाला, मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मिट्टी के कणों के बीच में जो उपस्थित रिक्त स्थान है, ये ग्रीन वाला, ये क्या है, ये रंध्र है। अब रंध्रों में क्या उपस्थित होते हैं, सभी को पता होगा, जल और वायु। क्या उपस्थित होते हैं रंध्रों में, या तो जल उपस्थित होगा या फिर वायु उपस्थित होगी। कभी भी एक साथ जल और वायु दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होंगी। तो यहां पर सीधी सी बात है, आवश्यकता से अधिक जल भर गया तो रंध्रों में क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है। यदि रंध्रों में जल उपस्थित है तो क्या होगा, वायु संचार बंद हो जाएगा, वायु संचार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जल है तो वायु, सॉरी, जल प्रेजेंट है तो वायु क्या हुई, एब्सेंट हो गई। तो इसका मतलब किस चीज का संचार बंद हुआ, वायु का संचार यहां पर क्या हो गया, बंद हो गया। और यदि वायु का संचार बंद हो गया तो क्या जड़ों की वृद्धि हो पाएगी, क्या जड़ों की वृद्धि क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है, रुक जाएगी, क्योंकि उनको क्या नहीं मिलेगा, श्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी, यहां पर गाइस बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या होगा, पोषक तत्वों की हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की भी क्या हो जाएगी, यहां पर हानि हो जाएगी। पोषक तत्व भी पौधे को उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, इसकी जो भौतिक दशा है वो भी क्या हो जाएगी गाइस, खराब हो जाएगी। भौतिक दशा भी क्या होगी, इसकी खराब हो जाएगी। अब भौतिक दशा क्या होती है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी, फिजिकल जो कंडीशन होती है उसमें कौन कौन से कारक आते हैं। तो जैसे गाइस जल धारण क्षमता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि भौतिक दशा क्या होती है। तो भौतिक दशा में आने वाले पॉइंट देखिए, जल धारण क्षमता हो गया, ठीक है, मृदा के कण हो गए, मृदा के क्या हो गए, कण हो गए। इसके अलावा अपन बात करें रंध्र, ठीक है, तो ये सभी क्या है, मृदा की भौतिक दशा। अब रंध्र क्या हो गए, रंध्र जैसे बालू मृदा के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं, तो रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। जल धारण क्षमता जैसे बालू मृदा की क्या होती है, कम, क्योंकि रंध्रों की संख्या क्या होती है, कम। और मृदा के कण सीधी सी बात है मोटे होंगे यहाँ पर। तो ये तो क्या होती है, इसकी भौतिक दशा भी खराब होगी, पोषक तत्वों की हानि होगी, वायु संचार भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर वी नाइट्रेन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइज, यहां पर किसकी क्रिया होगी, वी नाइट्रीकरण की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी, वी नाइट्रीकरण की क्रिया होगी। अब वी नाइट्रीकरण में क्या होता है, तो गाइज सीधी सीधी बात है, वी नाइट्रीकरण में नाइट्रोजन का क्या होता है, स्त्रीकरण होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है। और स्त्रीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी, वी नाइट्रेन की क्रिया होगी। और इसके अलावा मृदाओं में सीधी सी बात है, वी नाइट्रेन की क्रिया होगी तो नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, यहां पर कमी हो जाएगी। किसकी कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो गाइस ये था फर्स्ट पॉइंट कृत्रिम का, जलाक्रांति, जल की क्रांति हुई। क्रांति हुई तो रंध्र क्या हो गए यहाँ पर कम, क्योंकि वायु संचार क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पोषक तत्वों की क्या होगी, हानि होगी। अब भौतिक दशा क्या होगी, खराब होगी। अब भौतिक दशा क्या होती है, जल धारण क्षमता हो गई, मृदा के कण हो गए, रंध्रों की संख्या हो गई। इसके अलावा वी नाइट्रीकरण को क्या मिलता है, यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होगा, फिक्सेशन होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन की क्या होगी, यहाँ पर कमी होगी, क्योंकि जल की क्या थी यहाँ पर अधिकता। तो ये था गाइस पहला पॉइंट, जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। तो क्वेश्चन में ये आंसर है गाइस, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, इसको रटोगे तो भूल जाओगे। जल क्रांति मतलब जल की क्या हो गई, क्रांति, जल आवश्यकता से अधिक क्या हुआ, खेत में भर गया। सेकंड पॉइंट है फसल प्रणाली। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, यहाँ पर फसल प्रणाली। बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना गाइस। फसल प्रणाली को कहते हैं क्रॉपिंग। फसल प्रणाली को क्या कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल। तो यहाँ पर अधिक फसल है तो क्रॉपिंग सिस्टम, जो फसल की जो प्रणाली है, फसल को किस हिसाब से लगाएं ताकि पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में
मृदा से उनको मिलते रहे। तो देखिएगा इस क्या होता है यहाँ पर फसल प्रणाली, मतलब फसल की प्रणाली, फसल को किस हिसाब से लगाएं। तो क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, काफी बार काफी किसान को नॉलेज नहीं होता और वो क्या करता है गाइस, एक ही फसल को लगातार उगाते हुए रहता है। जैसे रबी में रबी में गेहूं को लगा रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर में जो खरीफ आएगी तो खरीफ में क्या लगा दिया, बाजरा लगा दिया, फिर रबी आई फिर गेहूं लगा दिया, फिर बाजरा खरीफ में लगा दिया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहां पर अपन ले रहे हैं रबी और खरीफ, ठीक है। तो रबी में तो क्या लगाया, गेहूं लगा दिया, खरीफ में क्या लगाया, बाजरा, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर फिर क्या लगाएगा, अब रबी के बाद क्या आई, खरीफ, खरीफ के बाद रबी और रबी के बाद खरीफ, ठीक है। अब रबी में वापस उसने क्या लगा दिया, गेहूं लगा दिया और खरीफ में क्या लगा दिया, बाजरा, ठीक है गाइस। रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, दोबारा से समझ लीजिए। रबी के बाद क्या आती है, खरीफ, फिर रबी आई, फिर खरीफ आई, जायद वगैरह आती है लेकिन उसको अपने यहाँ पर सम्मिलित नहीं करेंगे। तो रबी में क्या लगाया उसने, गेहूं लगाया, खरीफ में क्या लगाया, बाजरा। अब 6 महीना हो गया, ये 6 महीने की होती है, ये भी 6 महीने की होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 साल हो गई। फिर नेक्स्ट ईयर क्या लगाएगा, वैसे 3 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है गाइस। रबी में गेहूं लगा दी और बाजरा खरीफ में लगा दिया। अब क्या होगा, इससे जो नुकसान होगा वो किसका होगा, पोषक तत्वों का होगा। यहां पर जो नुकसान होगा वो किसका होगा गाइस, पोषक तत्वों का होगा। किसका होगा, पोषक तत्वों की यहां पर क्या होगी, हानि होगी। अब वो कैसी होगी गाइस, देखिए मान लीजिए गेहूं ने जिंक पोषक तत्व को ग्रहण किया। वैसे जिंक सबसे ज्यादा आवश्यकता किसमें होती है, धान में होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए कि गेहूं ने किस पोषक तत्व को ग्रहण किया, जिंक पोषक तत्व को ग्रहण किया। फिर आई खरीफ, तो बाजरा में किसको ग्रहण किया, तो मान लीजिए यहां पर मोलिब्डेनम को किसने ग्रहण किया, बाजरे को। फिर रबी आई, रबी में जिंक और यहां पर मोलिब्डेनम, ठीक है। तो रबी में जो गेहूं की फसल लगाई उसने केवल किस पोषक तत्व को ग्रहण किया, जिंक को ग्रहण किया। खरीफ में मोलिब्डेनम, फिर रबी आ गई उसमें जिंक की कमी और फिर खरीफ आई तो यहां पर मोलिब्डेनम। तो लगातार एक ही फसल लगा रहे हैं तो उसमें कौन से पोषक तत्व की हानि हो गई, इन पोषक तत्वों की क्या हो गई, मृदा में बहुत ज्यादा कमी हो गई। तो फसल को क्या होगा, नुकसान, उत्पादन में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि यहां पर पोषक तत्वों की क्या होगी, कमी, ठीक है ना। तो काफी किसानों को पता नहीं होता, वो लगातार एक ही फसलें लगाते रहते हैं जिसके कारण उत्पादन में, प्रोडक्शन में क्या हो जाती है गाइस, कमी। तो इसको दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो यहां पर इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे गाइस, फसल चक्र को अपनाएंगे। किसको अपनाएंगे, फसल चक्र को अपनाएंगे, फसल चक्र। तो गाइस सीधी सी बात, चक्र का मतलब है कोई भी चीज लौटकर वापस उसी स्थान पर आ जाना। फसल का क्या करेंगे, चक्र लगाएंगे। कैसे, अब फसल चक्र क्या होता है, एक ही फसलों को हेर फेर कर बोना। सीधी सी बात है, एक फसल के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। तो फसलों को बदल बदल कर बोना या हेर फेर कर बोना ही क्या है, फसल चक्र, ठीक है। फसलों को क्या करना, हेर फेर कर बोना। दोबारा से सुन लीजिए, फसल चक्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पुटअप हो जाता है और एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो गाइस फसल चक्र होता है फसलों को हेर फेर कर बोना, फसलों को हेर फेर कर बोना। फसलों को हेर फेर कर बोना ही क्या कहलाता है गाइस, फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। अब फसल चक्र में जो अपन मुख्य फसल लेते हैं, ये काफी बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं जेटाइशर बीएचयू में कि फसल चक्र में मुख्य रूप से किस फसल को सम्मिलित किया जाता है। तो दलहनी फसलों को यहां पर क्या किया जाता है गाइज, सम्मिलित किया जाता है। किसको किया जाता है, दलहनी फसल को सम्मिलित करते हैं। क्यों, क्योंकि ये दलहनी फसलों में क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाणु, जो कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल राइजोबियम हुआ, ठीक है। ये सभी क्या लाभदायक जीवाणु है। तो जो राइजोबियम जीवाणु है ये काम क्या करेगा, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। किसका काम करेगा गाइस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या करेगा, काम करेगा। तो फसल को क्या होगी, मृदा में इनके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मृदा कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। उसमें जो पोषक तत्वों की कमी थी वो क्या हो जाएगी, उनकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए फसल चक्र में हमेशा किन फसलों को सम्मिलित करते हैं, दलहनी फसलों को सम्मिलित करते हैं। अब दलहनी फसलें बहुत सारी है, चना हुआ, मूंग हुई, मोठ हुआ, अरहर हुई, चावला, ये सभी क्या है, दलहनी फसलें। इनमें से कोई भी एक फसल अपन ले सकते हैं और ये सभी रबी की फसलें, कुछ फसलों को छोड़कर।
तो जीवाणु क्या हुआ यहाँ पर लाभदायक हुआ। इसके अलावा ले सकते हैं अपन BGA, BGA, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, ए का मतलब एल्गी, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ब्लू का मतलब नीला हो गया, ग्रीन का मतलब हरित हो गया और एल्गी का मतलब शैवाल हो गया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा दलहनी फसलों के अलावा हमने क्या ले लिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये भी क्या करती है, ये भी मृदा को कैसे बनाती है, उपजाऊ बनाती है, मृदा को उपजाऊपन बनाती है। तो ये हुआ गाइस फसल प्रणाली, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट मृदा पीएच। क्या है गाइस, मृदा पीएच हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो सीधी सी बात है, पीएच आते ही आपको सब कुछ याद आ जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मृदा पीएच। तो सीधी सी बात है, इसको इंग्लिश में क्या कह दिया, सोइल पीएच। सभी को पता होना चाहिए। और हमने पहले सोइल में हमने पीएच, सो गाइस पीएच का हमने एक वीडियो बना रखा है सोइल पीएच पर, उसमें कंप्लीट पीएच की इंफॉर्मेशन है और आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सोइल पीएच को यदि आप बढ़िया तरीके से समझना चाहते हो ना, तो उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब पीएच की जो खोज की थी, ये क्वेश्चन जेटाइसर बीच में काफी बार पूछता है गाइस, तो हमें पता होना चाहिए कि पीएच की खोज की थी सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। और कब की थी ये भी पूछ लेता है, तो 1909 में की थी। पीएच की फुल फॉर्म क्या हुई, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो गई। खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी, सन 1909 में की थी, ठीक है। अब सोइल पीएच का मतलब क्या हुआ, सभी को पता है। यहाँ पर पीएच के आधार पर ही मृदाओं को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। अम्लीय मृदा थी, क्षारीय मृदा थी और उदासीन मृदा। जिन मृदाओं का पीएच 7 से कम होता है वो अम्लीय मृदा होती है, और जिनका पीएच 7 से अधिक होता है वो कौन सी, क्षारीय होती है। और उदासीन, जिनका पीएच 7 होता है या 6.5 से लेकर 7.5 तक जो पीएच होता है वो उदासीन मृदा होती है। और ये वाला पीएच मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मृदा कैसी होती है, सभी फसलें इसमें सर्वाइव हो जाती है 6.5 से लेकर 7.5 तक, ठीक है गाइज। तो ये हमने पीएच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि सोइल पीएच यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों लिया गया। तो गाइज पीएच के आधार पर यहाँ पर अपन क्या लेंगे, पोषक तत्व लेंगे। क्या लेंगे, पोषक तत्व। अभी हमने बात की कि पीएच के आधार पर ही सोइल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया था। कुछ अम्लीय थी और कुछ क्या थी, क्षारीय थी। अब अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और क्षारीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अम्लीय पीएच पर गाइस आयरन और एल्यूमिनियम पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्षारीय में बात करें तो गाइस कैल्शियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, कि अम्लीय पीएच पर, इसका मतलब पीएच मान कितना है, 7 से कम। तो पीएच मान 7 से कम होगा तो उसमें कौन से पोषक तत्व प्रेजेंट होंगे, आयरन और एल्यूमिनियम। और पीएच यदि 7 से अधिक है तो मृदा क्षारीय हो गई, तो वहां पर कौन से पोषक तत्व प्रेजेंट होंगे, कैल्शियम और मोलिब्डेनम। कौन से होंगे, कैल्शियम और मोलिब्डेनम, ठीक है गाइस। तो अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा हो गई। तो अम्लीय मृदा में तो किसकी कमी हो गई, इनकी कमी हो गई। और क्षारीय मृदा में जस्ट ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये हुआ सोइल पीएच कि पीएच मान के आधार पर मृदाओं में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे कृत्रिम में से हो गए। चौथा पॉइंट है, 4 पॉइंट है, मृदा सूक्ष्मजीव। तो मृदा सूक्ष्मजीव, तो अभी हमने बात कर ली थी थोड़ी सी इनके बारे में पहले। मृदा सूक्ष्मजीव, सोइल, या इसको अपन इंग्लिश में कहना चाहिए तो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो, और ऑर्गेनिज्म का हो गया जीव, और मृदा को क्या कहते हैं, सोइल। सीधी सी बात है। तो मृदा में जो गए सूक्ष्म जीव है, क्वेश्चन में ये आंसर रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मृदा सूक्ष्म जीव, तो जो सूक्ष्म जीव है वो किसमें प्रेजेंट है, मृदा में उपस्थित है। किस में उपस्थित है, मृदा में। अब मृदा में जो सूक्ष्म जीव उपस्थित है वो लाभदायक होते हैं। उनसे भूमि कैसी होती है, उपजाऊ होती है। भूमि में उपजाऊपन की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। राइजोबियम था और इसके अलावा नील हरित शैवाल थी।
तो वो क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है और पोषक तत्व मृदा में प्रेजेंट करवाती है और फिर पौधों को ग्रहण हो जाते हैं। तो जो उपज होगी वो हमें क्या होगी, अधिक मात्रा में पर्याप्त होगी। ठीक है गाइस, और इनसे क्या होगा, इसके अलावा वायु संचार है ना, उनमें भी सक्रियता होगी। जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा तो वायु संचार भी क्या होगा, बढ़िया मात्रा में होगा, बढ़िया तरीके से होगा। क्या, वायु संचार। तो ये क्या हुआ, मृदा सूक्ष्म जीव की सूक्ष्म जीवों का जो मुख्य कार्य था वो राइजोबियम, इसके अलावा नील हरित शैवाल हो गई, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और इनसे क्या होता है, वायु संचार बढ़िया तरीके से बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ अपन इसको इंग्लिश में क्या कह दिया, ऑर्गेनिक मैटर। क्या कह दिया गाइस, ऑर्गेनिक मैटर। अब कार्बनिक पदार्थों का यहां पर इनकी क्या प्रेजेंस होगी और इनसे क्या बेनिफिट होगा, तो वो देखिए। तो गाइस सीधी सीधी सी बात है कि मृदा में जितने ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा, जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतने ही पोषक तत्व क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। अब जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुआ वो कहां से हुआ, सड़ा गला हुआ पदार्थ, पेड़ पौधों की पत्तियां, ठीक है, खाद, इनसे क्या बना, ऑर्गेनिक मैटर बना। तो जिस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर अधिक होगा तो सीधी सी बात है जो कार्बनिक पदार्थ है उनमें सबसे ज्यादा क्या उपस्थित होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो यदि मृदा में कार्बनिक पदार्थ ही ज्यादा है तो सीधी सी बात है पोषक तत्व तो क्या होंगे, अपने आप ही अधिक होंगे। तो ये क्या हुआ, कार्बनिक पदार्थ कि जिस मृदा में कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा उसमें पोषक तत्व भी क्या होते हैं गाइस, अधिक मात्रा में होते हैं। और पोषक तत्व या फिर मृदा अधिक उपजाऊपन हो जाएगी किनसे, पोषक तत्वों से। तो जो हमें उपज प्राप्त होगी वो क्या होगी, अधिक प्राप्त होगी। अब इसका लास्ट पॉइंट है गाइस कृत्रिम का जुताई का ढंग, जुताई का ढंग व समय। ठीक है, जुताई का ढंग व समय, मेथड एंड टाइम, मेथड एंड टाइम ऑफ प्लोइंग, PLOUGHING। प्लोइंग का मतलब होता है जुताई, मेथड एंड टाइम ऑफ प्लोइंग। तो गाइस जुताई का जो ढंग है, ढंग का मतलब है कि अपन जो जुताई करते हैं खेत में वो किस तरीके से करें, विपरीत दिशाओं में करें या फिर उसके अनुकूल दिशा में करें, और किस समय करें ताकि हमें अधिक से अधिक क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो गाइस सभी को पता है कि जो जुताई की विधि है, जुताई की विधि यदि अच्छी होगी, किसकी, जुताई की विधि यदि बढ़िया होगी, तरीका अच्छा होगा तो उत्पादक भूमि कैसी होगी, उर्वरता होगी। और यदि भूमि ही उर्वरता है तो उत्पादन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उत्पादन में क्या हो जाएगा गाइस, सीधी सी बात है, बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए जो जुताई का ढंग है वो कैसे करें। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में, स्थलाकृति के बारे में, तो वो सेम ही मैटर यहां पर आएगा। तो गाइस मान लीजिए ये ढलान वाला क्षेत्र है, क्या है ये, ढलान वाला क्षेत्र है। कैसा है क्षेत्र, ढलान वाला। अब क्या करेंगे, इसके अनुकूल, अब ये ढलान की दिशा ऐसी है, अब इसी प्रकार यदि अपन जुताई करेंगे इसी प्रकार, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ढलान है तो जुताई भी क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तो क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा गाइस, यहां पर हानि होगी। क्यों हानि, इसलिए होगी, अब यहां पर यदि वर्षा होगी तो वर्षा के साथ जो पोषक तत्व है मिट्टी में वो क्या होंगे, सीधे ही यहां पर मैदानों में आ जाएंगे। क्योंकि ढलान की जो दिशा थी वो ऐसे है और जुताई की विधि भी ऐसे हो गई, तो मृदा के साथ पोषक तत्व घुलकर या जल के साथ मिट्टी के कण घुलकर यहां पर आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या हुई, हानि हो गई। इसलिए जुताई की जो जुताई का ढंग है ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमें यहां पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो क्या करेंगे गाइस, अपन यहां पर करेंगे जस्ट इसके अपोजिट, ये वाले ऐसे करेंगे इसके, ठीक है। क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। यदि ढलान ऐसे है तो अपन जुताई कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, सीढ़ीदार हो गई। अब क्या होगा, इनसे लाभ हो जाएगा। जो हमें हानि हो रही थी, अब जल के अणु के साथ जब बारिश होगी तो जल के साथ ये मिट्टी के जो कण है वो बहकर यहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि जुताई की विधि कैसी है, इसके विपरीत है। क्योंकि अब पानी यहीं पर रुक जाएगा। पानी कहां पर रुक जाएगा गाइस, यहीं पर ही रुक जाएगा। अब पानी यहीं पर रुक जाएगा तो मृदा में पोषक तत्व तो वहीं के वहीं रह गए, तो हमें क्या हुआ, हानि बिल्कुल भी नहीं, और क्या हो गया, लाभ हो गया। तो ये तो है गाइस जुताई की विधि या जुताई का ढंग कि जुताई ढलान के विपरीत क्या करनी चाहिए, हमें जुताई करनी चाहिए। ढलान के समान कभी भी जुताई नहीं करनी चाहिए, ढलान के विपरीत ही क्या करनी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। ठीक है गाइस,
इनसे क्या होगा, पोषक तत्व समान मात्रा में बने रहेंगे। तो ये हुई गाइस कृत्रिम कारक, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल जो फैक्टर थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। लगभग 6 से 7 क्या है इसमें पॉइंट है। सबसे पहले कौन सा था, जलाक्रांति थी। इसके बाद में कौन सा था, फसल की प्रणाली थी। इसके अलावा मृदा पीएच हो गया, मृदा सूक्ष्म जीव हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, और लास्ट का पॉइंट जुताई का ढंग व समय। तो ये हुआ अपना जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कंप्लीट हो गया गाइस। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सॉइल जो फर्टिलिटी थी, सॉइल फर्टिलिटी इसको अपने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक था प्राकृतिक कारक और एक कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में 6 से 7 पॉइंट है और कृत्रिम कारक में भी 6 से 7 पॉइंट। काफी बार जेट है सर बीच में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से मृदा उर्वरता का प्राकृतिक कारक है और निम्न में से मृदा का कृत्रिम कारक है। ठीक है गाइस, अब जो बोर्ड क्लास में पूछे हुए क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। किस टॉपिक से, मृदा उर्वरता से। मृदा उर्वरता, सोइल फर्टिलिटी से, फर्टिलिटी कह सकते हैं। इसमें से पूछे हुए क्वेश्चन, पूछे हुए प्रश्न, जो बोर्ड क्लास में पूछे हुए प्रश्न है वो अपन एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, और इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक। इसको मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताइए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था गाइस यहां से, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक। अपन यहां पर प्राकृतिक कारक भी बता सकते हैं और कृत्रिम कारक भी बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया था गाइस यहां से 2016 में आया था और वो क्वेश्चन था गाइस मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में। यहां पर अपन उत्पादकता को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है गाइस, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता में इसने 4 अंतर पूछे थे। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये गाइस 2016 में भी आया था और ये 2020 में भी क्वेश्चन आया था। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता में कोई 4 अंतर बताइए। ये अपन लास्ट में देखेंगे, मृदा उत्पादकता को होने के बाद में इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये 2016 में और 2020 में क्वेश्चन आया था कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताइए। फिर आया था 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कोई 2 प्राकृतिक कारक। अब यहां पर पर्सनली इसने क्या कह दिया, प्राकृतिक कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है गाइस, अब यहां पर इसने मोस्टली क्या दे दिया, प्राकृतिक कारक। ठीक है, 2 कारक थे, एक प्राकृतिक था और एक कृत्रिम कारक था। लेकिन यहां पर इसने क्या कहा, सीधा ही कह दिया कि कोई भी 4 कारक बताइए। लेकिन इसने यहां पर पर्सनली क्या दे दिया, प्राकृतिक कारक। तो इसमें पैतृक पदार्थ हुआ, मृदा की आयु हो गई, जलवायु हो गई, कार्बनिक पदार्थ हो गया। ठीक है, तो उनके बारे में अपन ने क्या किया, संपूर्ण डिस्कस किया। तो वो ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से गाइस। ठीक है, 2014 में ये आया था, 2016 और 2020 में ये आया था और 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो ठीक है गाइस, ये हमने बात की सॉइल फर्टिलिटी के बारे में और इनको जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा जो बोर्ड क्लास में जो अपने क्वेश्चन आए हुए हैं पहले और उनका जो टाइप था वो अपन ने देख लिया। अब हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन का पता भी चल गया, क्वेश्चन का मेथड हमें पता चल गया कि क्वेश्चन का जो टाइप है वो कैसा है और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है गाइस, अब अपन देखेंगे जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो गाइस सभी को पता है कि जो उत्पादकता है इसमें से अपन उत्पादकता में से क्या निकालेंगे, उत्पादन। जो हमें उपज प्राप्त होगी वो कब प्राप्त होगी, जब हमें अच्छी मात्रा में क्या होगा, मृदा में
पोषक तत्व होंगे, भूमि कैसी होगी, उपजाऊ होगी, भूमि उर्वर होगी, तभी हमें क्या प्राप्त होगा, उत्पादन प्राप्त होगा। इसमें अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सभी उत्पादक मृदाएं क्या नहीं होती, उर्वर नहीं होती सभी। इसको अपन बिल्कुल बढ़िया तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, क्योंकि गाइस ये वाला वीडियो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन धीरे धीरे चलेंगे। अपन को क्या है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका मोटा मोटा अपन देख लेते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके पॉइंटों के बारे में। तो गाइस जो उत्पादन जो प्राप्त होता है, ठीक है, वो किस में होता है, प्रति हेक्टेयर में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है, प्रति हेक्टेयर में। कैसे, मान लीजिए हमने कोई फसल लगाई, अब अपन किसकी फसल लगा रहे हैं, खरीफ में बाजरा ले रहे हैं, ग्वार ले रहे हैं, तो मान लीजिए बाजरे की फसल लगा रहे हैं, तो जो बाजरे की फसल में उत्पादन कब अच्छा प्राप्त होगा, जब भूमि कैसी होगी, उर्वर होगी, उपजाऊ होगी, उसमें पोषक तत्व अच्छे होंगे। कब होंगे, जब हम उसमें यदि वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में डाला, जो खाद है गोबर की खाद FIM फार्म यार्ड मैन्यूर, वो बढ़िया तरीके से यदि हमने डाली है, तो पोषक तत्व क्या होंगे, वहां पर भरपूर मात्रा में होंगे। और पोषक तत्व वगैरह भरपूर मात्रा में है तो उत्पादन क्या होगा, सीधी सी बात है, अच्छा होगा। इसका अर्थ क्या निकला कि भूमि उर्वर होगी तभी उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो अपन यहां पर भूमि को किस में ले रहे हैं, प्रति हेक्टेयर में ले रहे हैं। और 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है गाइस, ये हमें पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब यहां पर उत्पादन को हमने किस में लिया, प्रति हेक्टेयर में। अब जो फसल लगाई बाजरे की, वो अपने को आवश्यकता थी वो तो रख लिया, बाकी को अपने कहां पर सेल कर दिया, उसको बेच दिया, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा, रुपए प्राप्त होगा। तो मृदा उत्पादकता को किस में मापते हैं, रुपए में मापते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जेट ICR में पूछा जाता है कि मृदा उत्पादकता को किस में मापते हैं। तो मृदा उत्पादकता को, प्रोडक्टिविटी को किस में मापते हैं, रुपए में मापते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और लेते किस में है, प्रति हेक्टेयर में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्रति हेक्टेयर में लेते हैं। तो ये हो गया थोड़ा सा। अब यहां पर देख लेते हैं सभी उत्पादक मृदाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है गाइस, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभी उत्पादक मृदाएं उर्वर होती है, बट सभी उर्वर मृदाएं उत्पादक नहीं होती है। तो ये तो हमें पता ही है कि जो उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा वो कब प्राप्त होगा, जब भूमि कैसी होगी, उर्वर होगी। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि गाइस मृदा उर्वर है तो मृदा उर्वर है तो उत्पादन क्या होगा, अच्छा ही प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये फिक्स है कि यदि मृदा कैसी है, उर्वर है, तो उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा, प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। लेकिन यदि भूमि उर्वर है तो कोई जरूरी नहीं है कि उत्पादन क्या हो, अच्छा ही हो, ये फिक्स नहीं है गाइस। तो देखिए इसका कारण यहां पर देखते हैं, भूमि उर्वर हुई तो उत्पादन क्या हो गया, अच्छा हो गया, ये तो फिक्स है। इस लाइन को ध्यान रखना कि हमेशा पहले क्या आएगा। अब यहां पर काफी स्टूडेंट्स को क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो अपना काम क्या है, कंफ्यूजन को दूर करना, सीधी सी बात है। कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है। तो यहां पर एक तो शब्द आ रहा है उर्वर और एक शब्द आ रहा है उत्पादक। दोनों में देखिएगा, इस रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। यहां पर लिख देता हूं दोनों को अलग से, उत्पादक और उर्वर। अब देखिए, देखने में दोनों में से बड़ा कौन है, उर्वर है या उत्पादक है। देखने में दोनों में से बड़ा तो मुझे यही लग रहा है, कौन सा, उत्पादक। और ये क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है। तो पहले बड़ा आएगा या छोटा आएगा, पहले महत्व इंपोर्टेंस किसको दी थी, बड़े वालों को देते हैं ना अपन। जैसे अपने दादाजी है, अपने एक तो दादाजी है और एक पापा जी है और एक हम है, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसको देंगे, दादाजी को। क्योंकि पापा जी भी किसको इंपोर्टेंस दे रहे हैं, दादाजी को, इसलिए हम सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस देंगे वो किसको देते हैं, बड़े वाले को देते हैं। तो उत्पादक तो आएगा पहले और उर्वर आएगा बाद में। पहले कौन सा आएगा, बड़े वाला उत्पादक आ गया और छोटे वाला क्या हो गया, उर्वर हो गया। अब बाद में इसको क्या कर दो, अपोजिट कर दो, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। लेकिन पहले की बात करें तो पहला बड़ा आएगा और बाद में दूसरा आएगा। ये फिक्स हो गया कि सभी उत्पादक मृदाएं क्या होती है, उर्वर होती है। लेकिन सभी उर्वर मृदाएं क्या नहीं होती, उत्पादक नहीं होती। क्यों, कारण देखिए इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, कारण है इसका। जैसे मान लीजिए क्या हो गई, अधिक वर्षा हो गई, क्या हो गई, अधिक वर्षा हो गई। इसके अलावा ओलावृष्टि हो गई, क्या हो गई, ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई। ठीक है, ये सभी क्या है,
इसके कारक हो गए। इसके अलावा अकाल, सूखा, ये सभी क्रियाएं हो जाएंगी। अब मान लीजिए भूमि कैसी है, उर्वर है, उसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन हुआ क्या, वर्षा क्या हो गई, अधिक हो गई, तो फसल को क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। ओलावृष्टि हो गई, फसल कंप्लीट खराब हो गई। सभी को पता है कि ओलावृष्टि होती है ना तो फसल कंप्लीट क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है, सीधी सी बात है, खराब हो जाती है। अतिवृष्टि हो गई, ठीक है, वर्षा कम हुई तो भी नुकसान, वर्षा अधिक हुई तो भी नुकसान, ओलावृष्टि हो गई तो भी नुकसान। तो यहां पर क्या डिपेंड नहीं करती, उर्वर भी डिपेंड नहीं करती कि उत्पादन क्या हो, अच्छा हो। लेकिन उत्पादन कब अच्छा होगा, जब भूमि कैसी होगी, उर्वर होगी। तो ये हमने बात की थोड़ी सी मृदा उत्पादकता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट अपन यहाँ पर इसको प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे और मृदा उर्वरता को एक बार दोबारा से देख लेंगे। तो गाइस आज के वीडियो में हमने बात की मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, इंपोर्टेंट 2 थे। अब मृदा उर्वरता क्या होती है, पौधों को पोषक तत्व किसके द्वारा ग्रहण होते हैं, मृदा के द्वारा होते हैं, सीधी सी बात है। तो भूमि कैसी होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक 2 थे, एक प्राकृतिक कारक था और एक कौन सा था, कृत्रिम कारक था। प्राकृतिक कारक में पैतृक पदार्थ हुआ, जल वायु हुई, मृदा आयु हुई, ऑर्गेनिक मैटर हुआ, पैतृक पदार्थ हो गए और परिच्छेदिका होगी मृदा की। कृत्रिम कारक में हमने देखा था कौन कौन से थे, वाटर लॉगिंग थी, जल क्रांति थी, मृदा पीएच था, ऑर्गेनिक मैटर था। तो ये सभी कारक थे, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ में हमने बात की थी कि बोर्ड क्लास में आए हुए क्वेश्चन का टाइप क्या था और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद हमने बात की थोड़ी सी सोल प्रोडक्टिव, मृदा उत्पादकता के बारे में कि उत्पादन कब अच्छा होगा, जब भूमि कैसी होगी, उर्वर होगी। और इसको किस में मापते हैं, रुपए में मापते हैं और प्रति हेक्टेयर में उपज इसकी लेते हैं। तो गाइस ये हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट सोल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है दी हुई जानकारी सभी को समझ में आ गई होगी। आपको ये जानकारी या वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो लोग नए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है गाइस, थैंक यू।